तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इनिशियल सेटअप, क्या रिक्वायरमेंट है हमें रिएक्ट के प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, एक बेसिक सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया और वहां पे हमने अपने एक कंपोनेंट को क्रिएट करके कस्टमाइज किया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे रिएक्ट के अंदर सीएसएस किस तरीके से अप्लाई करें अपने कंपोनेंट में। तो तरीके वही हैं, इंटरनल यूज कर लो, इनलाइन यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे इंटरनल कैसे यूज करें, सॉरी एक्सटर्नल कैसे सीएसएस अप्लाई करें और इनलाइन कैसे लिखें। ठीक है, तो जो लास्ट में हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया है उसी पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, ये कंपोनेंट है हमारा जो यहाँ पे रन है। यूजर जो है इसको मैं करता हूँ फिलहाल के लिए कमेंट। स्क्रीन विजिबल नहीं है? ओके, ठीक है। तो एप्लीकेशन हमने रन किया, स्टार्टिंग में ये कुछ इंफॉर्मेशन हमने लिख के रखी है। जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है हमारा ऐप डॉट जेएस, इसी के अंदर हमने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन को लिखी हुई है। अब इसके अंदर हमें सीएसएस अप्लाई करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो पहला तो तरीका है कि हम इनलाइन लिख लें, दूसरा तरीका है कि हम इंटरनल सीएसएस लिख लें, जस्ट रिटर्न के ऊपर आप अप्लाई कर दोगे फंक्शन के अंदर। थर्ड होता है एक्सटर्नल सीएसएस लिखना। तो सबसे पहले हम लोग इनलाइन अप्लाई करते हैं। तो इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए स्टाइल टैग के अंदर डबल पैराथेसिस ब्रैकेट के अंदर हमें की वैल्यू के पेयर में डेटा पास करना होगा। यहाँ पे तो कलर इक्वल टू दे देते हैं इसको रेड, और इसको मैं करता हूं सेव। देखो जैसे ही सेव किया तो ये चेंज हो गया कलर। यहाँ कुछ और कलर दे देते हैं, ब्लू, ये ब्लू हो गया। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट साइज, देखो यहाँ पे आपको सजेशन भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स लिखोगे तो सजेशन भी आ जाएगा। तो इनलाइन सीएसएस में अगर मल्टीपल हमें अप्लाई करना है तो कॉमा सेपरेटेड हम डाल सकते हैं। तो फॉन्ट फैमिली अगर मुझे चेंज करना है तो यहां से मैं दे देता हूं इसको कर्सिव। ठीक है, तो स्टाइल इक्वल टू डबल करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज होगा, उसके अंदर में हम लोग की वैल्यू के पेयर में अपनी डेटा लिखेंगे। की क्या हो गया हमारा, एट्रीब्यूट हो गया, और कोलन के बाद उसकी वैल्यू को पास कर देंगे सिंगल कोट्स में। ठीक है, न्यूमेरिक रहेगा तो हम ऐसे ही पास कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने दो एट्रीब्यूट अप्लाई किया, इस पे स्टाइल अप्लाई किया, एक कलर ब्लू कर दिया, फॉन्ट फैमिली में कर्सिव कर दिया। तो यहाँ देखो इसका फॉन्ट डिफरेंट हो गया और ये दोनों डिफरेंट है, ये डिफॉल्ट जो भी सिस्टम उठा रहा हो। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन अब सोचो कि इसी पे मुझे 10 प्रॉपर्टी लगानी सीएसएस की, तो कितने ज्यादा हम कॉमा सेपरेटेड लिखते जाएंगे, अब मेंटेन करने में भी दिक्कत होगा। तो इससे अच्छा है कि हम या तो इंटरनल सीएसएस लिख लें या तो एक्सटर्नल लिख लें। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम एक सीएसएस की फाइल बनाए और उसको यूज करें अपने कंपोनेंट में। तो डिफॉल्ट मेरे केस में जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो एक हमें फाइल मिली थी यहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस, और अगर इसके अंदर कोई भी क्लास लिख के अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी जेएस में तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लास एक बनाता हूँ, क्लास का मैं नाम दे देता हूँ H1। ठीक है, और यहाँ पे मैं सीएसएस अप्लाई कर देता हूँ कलर इक्वल टू ग्रीन, फॉन्ट फैमिली मैं कुछ भी डाल देता हूँ, फिलहाल ये डाल देता हूँ, जो सजेस्ट कर रहा है मैं डिफॉल्ट वही लेके चल रहा हूँ। ठीक, अब ये सीएसएस तो लिख दिया, इधर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, हमने
क्योंकि इस क्लास को हमें पास करना होगा ना, जिस भी टैग में यूज करना है। तो इधर हम थर्ड वाले में पास कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम और क्लास का नाम यहाँ पास कर देंगे h1। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, सीएसएस यूज करोगे तो इंपोर्ट भी करना होगा उसके लोकेशन के साथ पूरी की पूरी फाइल। अगर इंपोर्ट आप नहीं करोगे तो वो फाइंड नहीं कर पाएगा, तो ये हमें इंपोर्ट लगाना होगा। ठीक। तो जैसे ही देखो चेंज किया यहाँ पे, इम्पैक्ट हो गया, इस पे चेंजेस भी आ गए, फॉन्ट भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया। अगर कुछ और इंफॉर्मेशन इस पे लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ फॉन्ट साइज, कोई स्मॉल हो गया। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, H1 हमने एक बनाया है, इसको मल्टीपल जगह पे लिख सकते हैं। यहां से कॉपी करो, इधर में डाल दो। ठीक, देखो दोनों पे अप्लाई हो गया। ठीक है। तो ये तो अप्लाई कर दिया क्लास को। एक तरीका और है लिखने का, वो कंडीशंस होती है, हम अपनी लगा सकते हैं। जैसे ये मेरा H1 है, मैं इसको दे देता हूं, एक क्लास का नाम दिया हेड, और उसका H1 मैंने पास किया है इस तरीके से। और इधर पास कर देते हैं क्लास नेम हेड। इसको मैं हटा देता हूं। तो देखो क्या हुआ, हमने एक प्लेस पे क्लास का नाम बस पास किया, प्रॉपर्टी लिखा था कि जो हेड क्लास है उसकी जितनी भी H1 है प्रॉपर्टी, सब में ये अप्लाई कर दो। तो हमने क्या किया, एक डिव बनाया था, उस पे क्लास का नाम पास कर दिया, और वहां पे जितनी भी H1 मिली सबको चेंज कर दिया, सब पे वो अप्लाई कर दिया। अब मैं एक बना देता हूं यहाँ पे H2, इधर ही मैं नीचे ऐड करता हूं H2। अब देखो क्या हुआ, H1 को तो चेंज किया बट H2 को नहीं चेंज किया। ठीक है। तो सीएसएस इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? अभिषेक? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, कंपोनेंट। कि मल्टीपल कंपोनेंट को कैसे मैनेज करें, अगर एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज करना है, उसकी वेरिएबल को पास करना है, शेयर वेरिएबल बनाना है, शेयर फंक्शन बनाना है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर बना है, इसमें एक कंपोनेंट क्रिएटेड है यूजर नाम से, और इधर कुछ इंफॉर्मेशन लिख रखी है। एक और कंपोनेंट मैं इधर बना लेता हूँ, प्रोफाइल डॉट, सेम इंफॉर्मेशन में कॉपी पेस्ट करने से अच्छा लिख लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन का नाम मैं दे देता हूं प्रोफाइल। इधर एक लगाएंगे रिटर्न। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट बनी है, एक यूजर एक प्रोफाइल। अब इसको हमें यूज करना है ऐप डॉट जेएस के अंदर। कैसे यूज करें? इसको सेव करते हैं। देखो ब्राउजर पे रन किया, डिटेल सारी चली गई, ब्लैंक पेज है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ऐप डॉट जेएस जब लोड हुआ तो उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, ब्लैंक है।
ठीक है, और हमारा कंटेंट कहाँ लिखा हुआ है, फाइल के अंदर लिखा हुआ है, ये जो प्रोफाइल है इसके अंदर लिखा है। इसको इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करके सेव करेंगे, यहाँ पे देखो यूजर प्रोफाइल डिटेल्स, प्रोफाइल लोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल भी हम ऐड कर सकते हैं, स्लैश यूजर को भी ऐड करते हैं, और यूजर को इंपोर्ट कर लेते हैं, सजेस्ट तो नहीं किया। तो देखो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट हम लोड कर पा रहे हैं। ठीक, अब एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है वो, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट रिएक्ट के अंदर। बेसिकली प्रॉप्स क्या होता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पेरेंट टू चाइल्ड पास कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉप्स। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, हमारी वेरिएबल्स हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, या पूरी की पूरी कंपोनेंट हो सकती है। हमारी अगर रिक्वायरमेंट है कि पेरेंट के अंदर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट नेम इक्वल टू, इसके अंदर मैंने एक नेम पास कर दिया। अब मुझे ये नेम चाहिए कहाँ पे, ये मुझे नेम चाहिए होगा इस प्रोफाइल के अंदर। तो कैसे यूज करेंगे, या तो हम उस इस कंपोनेंट के अंदर जाए और इधर ही वेरिएबल बनाए। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है ना कि भाई ये जो है डिटेल्स वो पेरेंट से आए, मुझे दोनों जगह पे अगर पास करनी है तो क्या दोनों जगह मैनुअल जाके बनाए वेरिएबल। तो अगर एज ए प्रॉप्स हमें अपने डेटा को पास करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के अंदर आएंगे और यहां पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, पास करेंगे इस तरीके से नेम। देखो क्या हुआ, वेरिएबल तो है, यहाँ भी है, लेकिन इस प्रोफाइल को हम जहां से यूज कर रहे हैं उधर से तो कुछ आया ही नहीं, कैसे पता चलेगा। तो जस्ट सिंपल यहाँ पे हम पास कर देंगे, की बनाएंगे नेम, और इधर से वेरिएबल पास कर दिया नेम। की का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जो यहाँ पे नाम रखेंगे ना वही इधर पे हम डालेंगे। ठीक, तो देखो ये डेटा हमारे पास आ गया। इसको चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर लो, इसका नाम दे दो डेटा, मैंने इसको दे दिया डेटा, सेव। ठीक है, तो जैसे ही सेव किया तो ये देखो चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे तो जो पैरामीटर है वो डेटा नाम से है, बट यहाँ से पास कर रहे हैं क्या, नेम। तो यहाँ भी हमें चेंज करके डेटा डालना होगा। ठीक है, तो देखो आ गया। अगर लेट सपोज हमको यही डिटेल पास करनी है दूसरे कंपोनेंट के अंदर, इधर भी पास कर सकते हैं यूजर, बट यहाँ भी हमें गेट करना होगा डेटा। हम्म, दोनों जगह पे यूज कर पा रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर की जो बनाया है वो डेटा बनाया है तो इसमें भी वही बनाया है, या हम कुछ भी बना सकते हैं, यूजर बना दो। तो इधर आके हमें यूजर करना होगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जब डेटा पास कर रहे हैं, जो हम की का नाम बना रहे हैं वही हमारा कंपोनेंट के अंदर पैरामीटर के अंदर भी उसी नाम से होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मुझे मल्टीपल्स इंफॉर्मेशन पास करनी है, मुझे यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन पास करनी, जैसे मैं पास कर रहा हूं यहाँ पे एज हो गया 23। ठीक है, फिर मुझे पास करना है, एक और वेरिएबल बना है कॉन्स्ट, जेंडर हो गया,
जेंडर में मैंने पास कर दिया मेल। तो ये अगर तीनों इंफॉर्मेशन पास करनी है तो क्या मैं अलग अलग की बना बना के यहाँ पे डेटा पास करूंगा? भाई हो सकती है ना मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कि मुझे तीनों डेटा पास करना है, एज, जेंडर। तो क्या मुझे यहाँ पे सारे पास करने होंगे ऐसे वन बाय वन, और इधर गेट भी वैसे ही करना होगा फिर? यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर आएगा फिर एज, जेंडर लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो डेटा तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमें सबको सिंगल सिंगल इधर से पास करना पड़ा, प्लस साथ में इधर सिंगल सिंगल डेटा को एक्सेस भी करना पड़ा। तो क्यों नहीं इसको एक ऑब्जेक्ट में बाइंड करके ही एक्सेस कर ले? भाई हम करते थे ना जावा के अंदर, जब फंक्शन बनाते थे तो ऊपर जब पैरामीटर लेते थे वो तो या तो इंडिविजुअल हम ले लें, स्ट्रिंग आईएनटी स्ट्रिंग बना बना के ले लेते थे, या फिर हम एक कस्टम डेटा टाइप अपना मैनेज कर लेते थे। एक ही ऑब्जेक्ट पास कर देते थे, वो सारे जगह ले लेता था, ले लेता था ना। उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो डेटा हम बना रहे हैं ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। या तो फिर हम इधर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इधर पास कर ले। बट जहां पे हम एक्सेस कर रहे हैं ना, इधर हम सिंगल गेट करने की जगह ना एक सिंगल इंफॉर्मेशन पास कर देंगे, प्रॉप्स। ये जो कीवर्ड है प्रॉप्स, इसको अगर पास कर देते हैं यहाँ पे प्रॉप्स, तो बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट हम गेट कर सकते हैं सारी चीजें। देखो कैसे, डॉट लगा के ये कर लिया, फिर एज को भी ले लिया, इंडियन जनरल में सेव करते हैं। तो देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, हम सिंगली भी यहां से हैंडल करते हैं, प्रॉप्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसको कंसोल करा के देखो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है प्रॉप्स में। कंसोल डॉट लॉग, और इधर करते हैं प्रॉप्स। ये हमारा प्रॉप्स है, इसके अंदर देखो सारी इंफॉर्मेशन आ गई, जो भी हमने उधर से पास किया एज अ प्रॉप, सारी इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट में बाइंड होके आ गई। तो एक तो ये तरीका है, बट इधर से भी हमें क्या करना पड़ रहा है, सिंगल ही भेजना पड़ रहा है सारी चीजें। तो या तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते थे, याद है कि नहीं? जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया था, नेम में डाल दिया, एज, जेंडर। अगर मैं इसको ही बस उधर भेज दूं तो एक्सेस कर पाएंगे? भाई अब तो ये हमने सिंगल बाइंड कर दिया है ना, तो सिंगल हैंडल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट हमने एक बना दिया और उसी ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब उधर हमें जैसे निकालना है हम उस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आ जाओ इसको भी चेक करते हैं। ये देखो फट गया, एक्सेप्शन आ गया, रीजन नेम एज जेंडर उसको नहीं फाइंड हो रहा। बट ये हमारा डेटा क्या हुआ, लॉग हुआ, और इसके अंदर डेटा है भी, ठीक है। तो इस डेटा के अंदर एक डेटा है और उसके अंदर ये सारी वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे आते हैं props डॉट डेटा,
इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, एक छूट गया कुछ क्या। ओके, यहाँ नेम दिया था ना मैंने। ठीक है, मल्टीपल तरीके हैं जिससे हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं पेरेंट टू चाइल्ड। इसमें कोई डाउट? चलो फिर आके हम लोग देखते हैं फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक कंपोनेंट बनाता हूं लॉगिन का। यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं लॉगिन डॉट जेएसएक्स। यहाँ फंक्शन क्रिएट करने के लिए जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिख लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लॉगिन, और इधर क्या करते हैं, एक कंपोनेंट हम बना लेते हैं अपनी कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। रिटर्न तो सबसे पहले एक डिव बनाते हैं। इसके अंदर मैं बनाता हूं एक लेबल। लेबल में मैं बेसिक बना रहा हूं, ये ध्यान रखना इसमें कोई सीएसएस और बूटस्ट्रैप मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर लगा देते हैं। एंटर यूजर नेम, बना देते हैं पासवर्ड के लिए। और एक बना लेता हूं इधर में मैं बटन। तो इन्फो, सॉरी, बटन ही क्रिएट कर देते हैं ना सिंपल। बटन का नाम दे देता हूं मैं सबमिट। ठीक है, ये कंपोनेंट बन गया, इसको एक्सेस करते हैं इधर ऐप डॉट जीएस के अंदर। इस दोनों को मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो लॉगिन को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं स्लैश लॉगिन, सेव किया, ये हमारे पास लॉगिन का पेज आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि ये बटन पे जब क्लिक करें ना तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट लॉग हो जाए कंसोल में। वो कैसे करेंगे, तो पहले एक फंक्शन बनाएंगे जो बटन के क्लिक पे कॉल होगा। वो कहाँ करेंगे, हम जस्ट रिटर्न से ऊपर एक फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं डॉक्यूमेंट में। यहाँ देखो, फंक्शन तो ये पास करने के लिए प्रॉप्स में दे रहा है फिलहाल, चलो सिंगल ही मैं ऐसे ही क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ, कॉन्स्ट लॉगिन एरो फंक्शन, सिंटेक्स याद रखना। और ये डेटा हमें गेट करना होगा तो बाई आईडी गेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक आईडी बना देता हूँ, आईडी इक्वल टू यूजर नेम, और एक आईडी इसका बना देता हूँ आईडी इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, और कॉन्स्ट यूजर
नेम इक्वल टू क्या लिखते थे जावा में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, याद है ना कि भूल गए? यूजर नेम, इधर बनाते हैं एक पासवर्ड नाम से वेरिएबल, और की पास कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसी फंक्शन के अंदर एक मैं लॉग लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, जहां पे मैं पास करता हूँ डेटा, यूजर नेम कोलन वेरिएबल पास कर दो जो हम फील्ड में भरेंगे, और सेम काम कर देता हूँ पासवर्ड के लिए। अब ये फंक्शन तो बन गया, इसको यूज कैसे करेंगे? तो इसको क्या करना होगा, हमें अपने बटन के क्लिक पे कॉल करना होगा ना, इसको हमें बटन के क्लिक पे कॉल करना होगा। उसके लिए हम क्या अप्लाई करते थे, याद है जावास्क्रिप्ट में? ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन को पास कर देंगे, ये कॉपी और इधर करते हैं पेस्ट, सिंपल। ठीक है, ना करते हैं, रिफ्रेश करता हूं मैं, यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, राहुल 1 2 3, इसको मैं क्लियर करता हूँ, सबमिट। ओके, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया, रीजन यहाँ पे हमें वो लगाना होता है ना, डॉट वैल्यू। डेटा आ गई। ठीक है, तो फंक्शन हम इस तरीके से बना के अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अब एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर तो हमने क्या किया है, अपनी सारी चीजों को लिख लिया, फील्ड बना लिया, फंक्शन की कॉलिंग लिख लिया, बट फंक्शन मेरा यहाँ नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, और वो फंक्शन पड़ा हुआ कहाँ पे, यहाँ पेरेंट के अंदर। पेरेंट के अंदर से अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, डेटा पास कर रहे थे ना, ये अपनी डेटा है वो पास कर रहे थे, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं ये फंक्शन भी पास कर दूं। ये फंक्शन जो है मैं पेरेंट में लिखूं, कंपोनेंट को जब मैं इंक्लूड कर रहा हूं यहाँ पे, तभी उसको मैनेज कर लूं, तो वो कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, हमें एज अ प्रॉप उसको भी पास करना होगा। ठीक है, तो वो देखो कैसे पास करते हैं, जस्ट प्रॉप के अंदर आते हैं, यहाँ फंक्शन क्रिएट हुआ, वेलकम ऑन क्लिक। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे हम एक की बना के बस पास कर देंगे, सिंपल। तो की का नाम लेट सपोज हमने रख दिया fun इक्वल टू, पैरेंथेसिस के अंदर हमने फंक्शन का नाम पास कर दिया, फंक्शन क्या था हमारा, लॉगिन। ठीक है, ये फंक्शन हमने यहाँ पे पास कर दिया, और लॉगिन कंपोनेंट के अंदर आते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉप्स, और इधर बस सिंपल हम कर देंगे प्रॉप्स डॉट लॉगिन, क्योंकि इसी प्रॉप्स के अंदर लॉगिन फंक्शन है। प्रॉप्स को कंसोल करा के देखते हैं, लॉग प्रॉप्स। ठीक, ये कुछ इशू आया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अ नल वैल्यू, लॉगिन कंपोनेंट। ओके, वो डेटा का इशू आया यहाँ पे, उसको वो आईडी फाइंड नहीं हुआ होगा ना, तो फिलहाल के लिए इसको हम हटाते हैं इधर से, और जस्ट क्लीन इंफॉर्मेशन पास करते हैं, क्योंकि लॉगिन की चीजें है तो वो तो उधर ही मिलनी चाहिए ना। ठीक है, ये प्रॉब्लम हट गया, रिफ्रेश किया, यूजर नेम, और ये कॉल हो गया कंपोनेंट के लोड होते ही, कुछ तो गड़बड़ हुआ है।
हम्म। वो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि कंपोनेंट का नाम भी हमने पास कर दिया था सेम नाम से, और फंक्शन का नाम भी यहाँ पे लॉगिन नाम से ही बना दिया था, तो वो उसको एज ए कंपोनेंट ट्रीट कर रहा था। तो ये देखो फंक्शन यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, ये फंक्शन नाम से की बनाया था, उसके अंदर में ये फंक्शन है, उसकी पूरी डिफिनेशन मिल गई। अब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंसोल होना चाहिए ऑन क्लिक पे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि की हमारा ये है और इधर पास किया है ये। देखो ये हो गया। तो समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूँ। अब डिफॉल्ट जब हमने इसी कंपोनेंट में क्रिएट किया था उतना तक तो क्लियर होगा। ठीक, अब हमने क्या किया, पेरेंट के अंदर एक फंक्शन बना दिया लॉगिन डेटा, उधर हमने कंसोल कराया। अब जैसे हम डेटा पास करते थे उसके लिए क्या करते थे, की बनाते थे, और की के अगेंस्ट हम अपनी इंफॉर्मेशन दे देते थे। तो हमने की बनाया एफयूएन नाम से, फन नाम से, और उसके अंदर हम अपनी फंक्शन को ही, पूरी की पूरी फंक्शन को ही पास कर दिया। ठीक, अब हम जब भी उधर एक्सेस करेंगे तो इस की से ही एक्सेस करेंगे। तो यहाँ प्रॉप्स हमने यूज किया हुआ है, तो प्रॉप्स डॉट की हमने पास किया, मतलब वो फंक्शन को हम एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट की को पास करना होता तो क्या करते, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाते और यहाँ पे हम की लिखते और डायरेक्ट यहाँ पे की पास कर सकते थे। कहाँ उठा रहा है? अच्छा ये। ठीक है, तो देखो इशू कोई नहीं है, कॉल भी करेंगे, कॉल होगा मल्टीपल टाइम। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? तो फंक्शन वगैरह बना के मैनेज कर सकते हो, मल्टीपल कंपोनेंट भी हम बना के यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। ये तो हो गई बेसिक फंक्शनैलिटी कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन बना के डायनेमिक चीजों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम डिजाइन करें कैसे रिएक्ट के अंदर? ये तो बेसिक स्केलेटन बनते जा रही है। तो पहला तो तरीका है कि हम बूटस्ट्रैप यूज कर ले। पहला तरीका है हमारे पास कि बूटस्ट्रैप यूज कर ले। दूसरा तरीका है कि हम मटेरियल यूज कर ले। मटेरियल क्या है? बेसिकली मटेरियल के अंदर बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करके इजी तरीके से उसको यूज कर पाएंगे। कुछ बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, उसको हम यूज कर पाएंगे। जैसे बूटस्ट्रैप के केस में क्या होता था कि हमें उसकी प्लगइन डालनी पड़ती थी। हम उसकी प्लगइन डालते थे हेड के अंदर तभी यूज कर पाते थे। तो वैसे ही मटेरियल के भी केस में कुछ ऐसा ही है। तो देखो उसको कैसे करते हैं। सिंपल ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं मटेरियल यूआई रिएक्ट, तो हमारे सामने ये खुल के आ जाएगी MUI.com। इस पे क्लिक करो, इधर आ जाओ, फिर गेट स्टार्टेड, इंस्टॉलेशन पे चले जाना। अब इंस्टॉलेशन पे जाओगे ना तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो अगर हमें कोई नई प्लगइन, नई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, npm इंस्टॉल चलाते हैं। तो यहाँ देखो मटेरियल के लिए कमांड दे के रखा हुआ है, ये सारी चीजों को हमें इंस्टॉल करना होगा उसकी बेसिक फीचर को यूज करने के लिए। तो यहाँ पर लिख रखा है npm इंस्टॉल @material इमोशन रिएक्ट और इमोशन स्टाइल, ये तीनों साथ में मिलकर हमें मटेरियल के फीचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो जस्ट यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और अपने लोकेशन पे आएंगे। इधर मैं टर्मिनल बंद करता हूँ और रनिंग, और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट लोकेशन पे ही चला देंगे उस कमांड को। तो राइट क्लिक, देखो इसको पेस्ट किया और एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, डिपेंडेंसी को डाउनलोड करने लगेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। वेरीफाई करने के लिए पैकेट डॉट जेसन में आओ, इधर देखो
ये तीनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ गई, जो भी वर्जन को डाउनलोड किया उसके हिसाब से। ठीक है, अब ये तो हमने इंस्टॉल कर लिया, अब यूज कैसे करेंगे? तो इसके कंपोनेंट ही हमें यूज करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, देखो इधर ही सब मिल जाएगा। एक कंपोनेंट का सेक्शन है, इस पर क्लिक करो। यहाँ देखो बहुत सारे कंपोनेंट है। तो लेट सपोज हम क्रिएट कर लेते हैं, इधर एक बटन कुछ बनाते हैं, ये बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो बने बनाए बटन्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो मैं ये बटन क्रिएट करता हूँ कंटेंट नाम से। तो इधर में ये लिख रखा है ना, इसको सिंपल कॉपी कर लो यहाँ से। जैसे बूट स्ट्रैप में मैंने बताया था, सेम काम यहाँ भी हो रखा है। तो चलते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर app.js में, और सॉरी लॉगिन में एक बटन बनाया है ना, उसी को रिप्लेस मारते हैं। कंपोनेंट लॉगिन यहाँ पे। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बटन का बी कैपिटल से है, ये स्मॉल से है। ठीक है, और इसके अंदर एक वेरिएंट लगा रखा है कंटेंट, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो क्या ये इतना से ही काम हो गया हमारे पास? इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। npm start। एक्सपेक्ट करते हैं, कंसोल खोल लेते हैं इधर। देखो हमने क्या किया, डिपेंडेंसी डाल दिया, बटन भी यूज कर लिया, बट ये क्या बोल रहा है, बटन इज नॉट डिफाइंड, सर्च फॉर द कीवर्ड। मतलब ये बटन कीवर्ड रिएक्ट समझ नहीं पा रहा है क्या है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। कहां से इंपोर्ट करेंगे? MUI मटेरियल से। तो जस्ट सिंपल इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर। देखो ये इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। अब ये एक्सेस होगा। तो कंपाइलिंग। मटेरियल का कोई भी कंपोनेंट अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मटेरियल कॉन्फ़िगर करना होगा प्रोजेक्ट लेवल पे, और कंपोनेंट को यूज करने से पहले इंपोर्ट करना होगा। देखो यहाँ पे हो गया। ठीक है, समझ गए? तो इस फंक्शन को मैं अगर उठाऊं यहाँ से और इसको इधर ही पास कर देता हूँ, और मैं हटा दूं, सबमिट। तो देखो हमारी डिजाइनिंग बन गई। वैसे ही हम पूरी की पूरी फॉर्म को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मटेरियल के अंदर आओगे, इधर बहुत सारे ऑप्शन देके रखा होगा, बटन्स है, अलग अलग टाइप के आपको बटन मिल जाएंगे, आइकन्स है, ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। बस सिंपल साइड पे जाओ, यहाँ से कॉपी और डिटेल्स को कॉपी करो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। फॉर्म बनाना है उसके लिए भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, चेक बॉक्स है। तो अगर जैसे टेक्स्ट फील्ड हमें बनानी है, ये टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, अभी हमारा टेक्स्ट फील्ड क्या था, बेसिक सा था। हम इसको उठाते हैं, हमारा टेक्स्ट फील्ड देखो कितना बेसिक सा है। यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड तो कर देने से काम होगा नहीं, इंपोर्ट भी तो करना होगा। तो यहाँ से जस्ट इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ये देखो इंपोर्ट हो गया उसी में। और ये डाल देता हूँ डिटेल्स इधर, जेट देते हैं। टेक्स्ट फील्ड भी बन गया। ठीक है, तो हमें मिनिमम CSS लिखने पड़ रही है, और हमारी डिजाइनिंग भी बनती जा रही है मटेरियल की हेल्प से। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम यहाँ से डिटेल्स अपनी उठा सकते हैं। कस्टमाइज करना है तो जस्ट अपनी CSS को भी अप्लाई कर सकते हैं क्लास लगा के। ठीक है, कोई क्वेश्चन है अभी तक?
अभिषेक, राहुल। ये जो अपन सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एक अलग मेथड में सर अपन अलग से सीएसएस फाइल भी क्रिएट करते हैं, बताया तो और था अभी आपने अलग से। इस, देखो हाँ, और इन एक एक जो अभी आपने ये सिंपल वे बताया सर, तो मतलब जैसे एक सर फुल स्टैक डेवलपर के लिए इतना इनफ है कि और भी अच्छी डिजाइनिंग होना चाहिए इसमें? तो मटेरियल यूज करके आप अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हो ना, क्योंकि वहां पे तो प्री डिफाइंड चीजें मिल सकती है। दूसरा चीज होता है कि हम लोग टेम्पलेट परचेस कर लेते हैं, बनी बनाई डिजाइन होती है, टेम्पलेट परचेस कर लेते हैं, उसको एडिट करके उस पे काम करते हैं। याद होगा मैंने जब जीएसपी का करा रहा था तो उस टाइम टेम्पलेट डिजाइनिंग दिखाई थी आप लोग को कि कैसे यूज करते हैं, एक यस, टेम्पलेट है तो। यस सर, तो यस सर। वो भी तरीके हैं, उससे क्या होता है, टाइम सेविंग होता है भाई। किसी ने बना के रखी हुई है डिजाइन, हम उसको परचेस कर लेते हैं और अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हमें डिजाइनिंग अच्छे से आती है, हमारे पास इनफ टाइम है डिजाइन करने को, तो हम अपनी चीजों को लिख भी लेते हैं। ठीक है। तो बूट स्ट्रैप है, मटेरियल है, ये सारे का यूज करके हम अपने हिसाब से डिजाइन को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी क्रिएटिविटी कितनी है, हम किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, सोच पा रहे हैं। ठीक है। ओके सर। अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछो। चलो तो अभी जितना मैंने बताया है उससे रिलेटेड एक टास्क आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लो। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना, उसके अंदर दो सेक्शन बनाना, एक साइन अप, एक लॉगिन। मतलब दो कंपोनेंट होगा, एक लॉगिन का, एक साइन अप का। साइन अप के अंदर कुछ फील्ड्स रख लेना, चार पांच फील्ड रख लेना, और लॉगिन के अंदर भी दो फील्ड होंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ये डिजाइनिंग करोगे आप लोग मटेरियल यूज करके, डिजाइनिंग मुझे अच्छे से चाहिए होगी। ठीक है। उसके बाद बूट स्ट्रैप का यूज, सॉरी, ये तो डिजाइन हो गए मटेरियल यूज करके रिएक्ट का एप्लीकेशन। उसके बाद मुझे चाहिए होगा कि जब बटन पे क्लिक करे तो जो फील्ड के अंदर डेटा भरे हैं ना, वो फंक्शन के अंदर कंसोल हो, एटलीस्ट कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, फंक्शन को कॉल करे तो लॉग हो जाए, वो मैंने अभी बताया है आप लोग को। ठीक। उसके बाद स्प्रिंग बूट और जेडीबीसी टेम्पलेट का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाओगे, जहां पे हमारे पास दो एपीआई होगी। एक होगा रजिस्ट्रेशन, जो डेटा को एक्सेस करके डेटाबेस में स्टोर करेगा। दूसरा होगा लॉगिन, वो क्या करेगा, यूजर नेम आईडी आएगा, उसके बिहाफ पे चेक करेगा डेटाबेस में, और चेक करके हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, लॉगिन सक्सेसफुली, या अगर फेल हो जाता है वैलिडेशन तो अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है। अब ये काम अकेले अकेले आपको करना है या आपस में ग्रुप होके करना है, ये आप लोग डिसाइड कर लो आपस में। ठीक है। तो ये मंडे के क्लास में इतनी चीजें मैं देखूंगा, फिर उसी के बेस पे उसी में हम लोग देखेंगे आगे हुक्स। रिएक्ट का एक टॉपिक है, और एपीआई कॉलिंग कैसे करते हैं अपने रिएक्ट से, हम अपने बैकएंड एपीआई को कॉल कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं उसको कॉल करने के। समझ गए या एक बार और रिपीट करूं? समझ गया सर। एक